हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का दूसरा टर्न है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम आर्टिकल 16 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट से आर्टिकल है आर्टिकल 16, 16। सारे पार्ट 6 पार्ट हैं इसके, 6 सब आर्टिकल्स हैं या उप अनुच्छेद कह सकते हैं। पिछले टर्न पर हमने 15 पढ़ाया था, 15 के भी 6 उप अनुच्छेद थे, इसके भी 6 पार्ट हैं। हर पार्ट से, हर अनुच्छेद से, हर सब अनुच्छेद से प्रश्न बनता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है वो थोड़े टिपिकल हैं, थोड़ी देर में समझ में आएंगे, तो आप वीडियो को बार बार चला के सब देखिएगा, समझ जाएंगे। कोई असुविधा होगी तो हमसे संपर्क करिएगा, नंबर दे देंगे हम। स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। क्या मतलब है? पहले ही पॉइंट में बता दिया गया, पहले ही उप अनुच्छेद या सब आर्टिकल में बता दिया गया कि राज्य के अधीन किसी पद नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। सारे लोगों को समान अवसर मिलेगा किसी भी पद नियोजन के लिए या नियुक्ति के लिए राज्य के अधीन। दूसरे पॉइंट में बता दिया गया कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या उनमें से किसी भी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उनसे विभेद किया जाएगा। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, जो ये 16 आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 17 है, 18 है, ये सब नागरिकों को लगते हैं। 14वां वाला जो आर्टिकल था वो किसी भी व्यक्ति पर लगता है, उसके लिए नागरिक होना जरूरी नहीं है। ये सब नागरिकों के लिए है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। तीसरे पॉइंट में बता दिया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी, नहीं रोकेगी, जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी वर्ग के या वर्गों की नियुक्ति के लिए पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। कहने का मतलब है, संसद को ये अधिकार होगा कि वो इस तरह से विधि बना सके, ये नियम बना सके कि जिस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं उसके लोगों को पहले लिया जाए या उनका कुछ प्रॉपर कोटा रखा जाए, और फिर उसके बाद सारे लोगों को, अन्य लोगों को उसमें नियुक्त किया जाए। ये अधिकारिता है, ये स्वतंत्रता है संसद को। फिर चौथी बात है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। चौथा पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिए। कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात जो है राज्य को इस चीज़ से मना नहीं करेगी कि जहाँ पर राज्य को लगता है कि उस विशेष राज्य के लिए, प्रदेश के लिए, उसकी सेवाओं के लिए ऐसे लोग जो पिछड़े हुए हैं उनका समर्थन पर्याप्त नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो पहले ऐसे पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण किया जा सकता है और इसमें कोई भी अड़चन नहीं डालेगा ये अनुच्छेद 16। कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए वैकेंसी निकली है वहाँ के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को निर्धारित कर सकेगा। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 4 का। ये 4 का है, 16 का जो उप अनुच्छेद 4 का है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी अंतः स्थापित किया गया था 1995 में। इस 4 का में कहा गया कि अगर किसी राज्य के को ये लगता है कि उस राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों की संख्या जो है पर्याप्त नहीं है, तो वहाँ पर वो राज्य क्या करेगा, किसी भी वर्ग के जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको अनुवर्ती वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नत कर सकेगा। और इस अनुवर्ती वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति अगर
राज्य करता है तो उस प्रोन्नति में ये अनुच्छेद कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। ये बात कह दी गई आपसे 16 के अनुच्छेद 4 का में। फिर 4 खा को आप ध्यान से समझ लीजिए। उसमें ये एग्जैक्टली 4 खा इस तरह से समझ लीजिए आप कि लगभग अनुमानित कोट जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो 50% है। अभी इसमें आगे आपको एक केस लॉ भी पढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट का 2022 का, कि ये कहा गया है कि अधिकतम जो आरक्षण होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। मगर 4 खा ये कहता है कि अगर मान लीजिए आरक्षण किया गया किसी वर्ग विशेष के लिए या स्त्रियों के लिए, या जो भी खंड 4 में बातें कही गई हैं, पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण किया गया, और उस साल उस आरक्षण की कुछ जगहें बच गई, अगली साल जो जगहें निकलेंगी, जो वैकेंसीज निकलेंगी, तो ये जो वैकेंसीज बची हुई हैं जो फिल नहीं की गई थी, ये अगले साल की वैकेंसी में नहीं मिलाई जाएंगी, जिससे कि वो 50% से अधिक हो जाए। ऐसे समझ लीजिए जैसे 100 वैकेंसी निकली 2022 में, जिसमें से आरक्षण सीट 50 थी, 50 में से 42 भर गई, 8 बच गई। अगली साल फिर 2023 में फिर 100 वैकेंसी निकली, जिसमें वैकेंसी फिर 50 है आरक्षण वर्ग के लिए। तो अब पिछली वाली 8 जो बच गई थी वो जुड़ जाएंगी, 58 हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि ये 58 हो गई, ये 50 ही रहेंगी, पिछली वाली 8 इसमें नहीं जुड़ेंगी। ये कहलाता है उपखंड या उप अनुच्छेद 4 खा की जो पिछली रिक्तियों की जो संख्या है वो अगले आरक्षण में गिनती में 50% की अधिकतम मात्रा के लिए विचार में नहीं लाई जाएगी। फिर आप आ जाइए इसका जो उप अनुच्छेद 5 है, पॉइंट नंबर 5 है। इस पॉइंट में ये बात कही गई है कि कोई भी इस अनुच्छेद की कोई भी बात इस बात से राज्य को नहीं रोकेगी कि अगर राज्य चाहे कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय, किसी भी संस्था है, जो भी धार्मिक संस्था है या सांप्रदायिक संस्था है, उस कार्यकलाप के लिए उसका पदाधिकारी जो हो उसी संप्रदाय का हो जिस संप्रदाय की वो संस्था है, तो ऐसा काम करने के लिए राज्य स्वतंत्र है। और ये अनुच्छेद ऐसा राज्य को ऐसा उसी संप्रदाय का व्यक्ति पीठासीन नियुक्त करने के लिए नहीं रोकेगा। अब छठा पॉइंट या छठा उप अनुच्छेद या छठा सब आर्टिकल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्जैक्टली आपको ये छठा उप अनुच्छेद अंतः स्थापित किया गया है 2019 में 103वां संशोधन द्वारा। इस पर संबंधित अभी हम आपको केस लॉ पढ़ाएंगे। हालांकि केस लॉ लिखा भी हुआ है, ये जनहित अभियान बनाम भारत संघ AIR 2022, ये पढ़ाएंगे अभी हम आपको। पहले ये आपको खंड समझा दें, छठा खंड जो है जो अंतः स्थापित हुआ है 2019 में, इसमें ये बात की गई कि जो आरक्षण पहले से है जो खंड 4 में है, 4 की काखा में है, तो इसमें तो आरक्षण प्रदान किया गया जो कि क्या होते दुर्बल व्यक्ति, जो भी आर्थिक और सामाजिक रूप से दुर्बल थे, इन सब के लिए आरक्षण कर दिया गया। छठा पॉइंट इसलिए जोड़ा गया कि जो लोग खंड 4 में नहीं आ रहे हैं, जो इस तरह के लोग नहीं हैं, और वो भी इस खंड 4 में ना आने के बाद भी ऐसे लोग आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए भी आरक्षण होना चाहिए, ये कहा है पॉइंट 6 में। और ऐसा आरक्षण क्या होगा, अधिकतम संख्या के 10% के अधीन होगा। कहने का मतलब है कि अगर 100 वैकेंसी निकली हैं तो उसमें से अधिकतम 10 वैकेंसी ऐसे लोगों के लिए रिजर्व होंगी जो कि कहीं पर भी इससे पहले जो खंड 4 था उसमें आरक्षण नहीं पा रहे थे, मगर वो आर्थिक रूप से दुर्बल थे। तो ऐसे आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों के लिए भी 10% का कोटा रिजर्व किया गया 2019 में। ये छठा पॉइंट अंतः स्थापित करके, इसमें ये एग्जैक्टली जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये एक आध केस नहीं है, मतलब ये एक आध केस नहीं हुआ था, जनहित अभियान था। बहुत सारी जनहित याचिकाएं पड़ी इसमें, बहुत सारी। कुछ लोग
कह रहे थे कि जो 103वां संशोधन है जिसमें अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) अंतः स्थापित किए गए हैं, ये ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि जो 15(6) और 16(6) जोड़े गए हैं खंड 2019 में, ये मूल संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये गलत है। तो बहुत सारी जनहित याचिकाएं पड़ी, कुछ इसके पक्ष में थी संशोधन के, जो 103वां संशोधन हुआ 2019 में, कुछ इसके विपक्ष में थी। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत बड़ा संकट था कि क्या क्या डिसाइड करे। और कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये याचिकाएं दाखिल हुई तो उसमें भी दो मत हो गए। न्यायाधीश पीठ थी उसके दो मत हो गए, एक बहुमत ने निर्णय दिया, एक अल्पमत ने दिया। हम आपको यहाँ पर बहुमत का निर्णय पढ़ा दे रहे हैं, अल्पमत का निर्णय इसका जस्ट उल्टा है। 3 प्रश्न थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहला प्रश्न ये था कि जो आरक्षण मिला है जो सामाजिक और शैक्षिक वर्गों से भिन्न लोगों को, जो कि केवल आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, क्या ये आरक्षण मिलना ठीक है या फिर ये संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है? पहला प्रश्न ये था। इस प्रश्न के उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निष्कर्ष दिया है? ये बहुमत का निष्कर्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 103वां संशोधन है ये किसी भी संविधान के किसी भी आधारभूत ढांचे को भंग नहीं कर रहा है, उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है। और जहाँ तक बात रही कि आर्थिक रूप से जो आरक्षित व्यक्ति हैं उनकी सीमा 50% होना चाहिए, अभी हमने इससे पहले भी 50% की बात की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 15(4) और 15(5) तथा 16(4) में कही गई है और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। इसलिए जो भी याचिकाएं इससे संबंधित हैं, इस प्रश्न से संबंधित हैं, इन सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो संशोधन है ये ठीक है, ये किसी भी मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर रहा है। और जो भी लोग इसके मामले में ये कह रहे हैं कि मूलभूत ढांचे को नष्ट कर रहा है, तो उनकी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। दूसरा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि जो अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4) है, इसके अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमजोर रूप हैं उनको आरक्षण मिल रहा है, फिर उसके अलावा भी जो लोग हैं उनको भी आरक्षण मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, कि वो लोग आर्थिक रूप से गरीब और पिछड़े लोग थे और यहाँ पर ये पिछड़े लोग नहीं हैं, तो ऐसा तो नहीं है ये आधारभूत ढांचे को नष्ट कर रहा हो या समता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दूसरे पॉइंट के उत्तर में कह दिया कि जो 103वां संशोधन है जिसमें 15(6) और 16(6) खंड जोड़े गए हैं, अंतः स्थापित किए गए हैं, ये किसी भी हाल में समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और संशोधन ठीक है। फिर तीसरी बात थी कि जो नागरिक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं इनको अगर आरक्षण दिलाया जा रहा है, जो 50 हो, अगर वो आरक्षण 50% के आगे बढ़ जाए, क्योंकि 10% आप आरक्षण अलग से दे रहे हैं, तो अगर ये सीमा अगर 50% से बाहर भी हो जाती है तब भी ये आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं करेगा संविधान के। इस तरह से ये बहुमत का निष्कर्ष हो गया। कहने का मतलब है बहुमत के निष्कर्ष ने कह दिया कि संविधान संशोधन जो 103वां था जिसमें 15(6) और 16(6) जोड़े गए थे ये सही था, और अल्पमत ने कहा कि ये गलत था। और चूंकि दो मत होने के कारण अभी भी ये निर्णय फाइनल नहीं हुआ है कि जो संविधान संशोधन हुआ है 2019 में ये सही है या गलत। अभी भी ये मामला बड़ी पीठ को उन लोगों ने अपने से बड़ी पीठ को, बड़ी बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी भी मामला
सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के अंतर्गत है। ये इस तरह से आपका हमने सेक्शन 16 कराया। 16 से संबंधित सारे सेक्शन निकल जा रहा है। अगर आप कहीं पर भी सेक्शन मुंह से निकल जाए तो आप समझ जाइएगा हम आर्टिकल कह रहे हैं, क्योंकि सेक्शन की बात यहाँ पर नहीं की गई है, आर्टिकल चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। एक केस लॉ हम सुप्रीम कोर्ट का और पढ़ा दें आपको, जो कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 से संबंधित है। पिछले टर्म पे हमने 14, 15 पढ़ाए थे, हालांकि वहाँ पर केस लॉ हमने पढ़ाया है। एक और इम्पोर्टेंट केस लॉ है ये सुप्रीम कोर्ट का, इसको समझ लें। पट्टाली मक्काल काची बनाम ए मेलिरू मपेरुमल AIR 2022। टिपिकल नाम है, थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। इसमें एग्जैक्टली ये कहा गया कि जो तमिलनाडु हुआ ये था, तमिलनाडु सरकार ने पिछड़े वर्गों का जाति के आधार पर पिछड़े वर्गों को फिर उन पिछड़े वर्गों को उप वर्गों में वर्गीकृत किया था। तो मामला ये उठा सुप्रीम कोर्ट में, ये मामला गया कि क्या राज्य सरकार को ये अधिकार था कि पिछड़े वर्ग बनाए, फिर पिछड़े वर्ग के उपवर्ग बनाए, तो क्या ये संवैधानिक रूप से सही था? पहला प्रश्न ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि बिल्कुल राज्य को अधिकार है। यहाँ पर निर्णय सार लिखा हुआ जिसमें उत्तर लिखे हुए, जिसमें निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जाति पिछड़े वर्गों के पहचान के लिए एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है, किंतु यही एकमात्र आधार नहीं हो सकता। कहने का मतलब है आगे भी इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट के सामने, प्रश्न था कि क्या अनुच्छेद 14, 15, 16 के अनुसार जो वर्ग या समुदाय बने हैं उनका उपवर्गीकरण अनुमति योग्य है? तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल अनुमति योग्य है, बिल्कुल कर सकता है, किया जा सकता है उपवर्गीकरण। आखिरी पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट के सामने, आखिरी प्रश्न था कि अनुच्छेद 242 का, जो कि अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है, जिसको 2002 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये जो संशोधन है ये 105वां संशोधन 2021 में हुआ है। इसके परिवर्तन के बाद राज्यों के अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए विधि निर्माण करने की क्षमता है वो राज्य को है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 242 का है, इसके संदर्भ में एक निर्णय का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लक्ष्मण राव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री और अन्य 2021, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय का हवाला दिया। इसमें कहा कि संविधान पीठ द्वारा स्थापित विधि के अधीन राज्य विधि निर्माण करने के लिए समर्थ है। जो प्रश्न था कि क्या विधि निर्माण कर सकता है राज्य, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही निर्णय देते हुए कहा कि इस निर्णय में हम बता चुके हैं कि राज्य को विधि निर्माण का, इस मामले में विधि निर्माण का अधिकार है। फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो 1992 का निर्णय था, उसमें भी ये कहा गया था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा मात्र जाति के आधार पर उपवर्गीकरण करके एक जाति विशेष को आरक्षण देने संबंधी प्रश्नगत अधिनियम 2021 को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अधिकारातीत घोषित करते हुए उच्च न्यायालय का निर्णय पुष्टि। कहने का मतलब है जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राज्य को अधिकार है कि वो पिछड़े वर्गों की जातियों को उपजातियों या उपवर्गों में विभाजित कर सकता है, उसके लिए नियम बना सकता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का विवरण देते हुए कहा कि बिल्कुल कर सकता है, और हम उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हैं। उच्च न्यायालय का निर्णय बिल्कुल ठीक था। इस तरह से अनुच्छेद 16 हमने पूरा पढ़ाया आपको, और जो भी केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के 2022 के थे वो पढ़ा दिए। अब आप थोड़ा सा जो संक्षिप्त प्रश्न बनते हैं, शॉर्ट नोट बनते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, वो समझ लें। आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी कहते हैं इसको, छुआछूत जिसको कहते हैं। तो बिल्कुल साफ कह दिया गया कि पूछा जाता है कि अनटचबिलिटी कहाँ है या कहाँ पर अंत किया गया है इसका, तो अनटचबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत सुप्रीम कोर्ट ने हमारा संविधान कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है,
और अस्पृश्यता या अनटचबिलिटी से उपजी किसी भी निरयोग्यता को दंडनीय करार दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। बिल्कुल साफ कह दिया पहले ही पॉइंट में कि राज्य जो है सेना या विद्या संबंधी संबंध के सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरे पॉइंट में कह दिया कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि इसमें 3 और 4 पॉइंट में है। तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक अगर नहीं है और किसी पद को धारण करता है तो वो सिर्फ तब धारण कर सकता है जबकि उसने राष्ट्रपति से सहमति ले ली हो। बिना राष्ट्रपति की सहमति से कोई पद धारण नहीं करेगा, चाहे भले ही वो भारत का नागरिक ना हो। चौथी और आखिरी बात की गई है, कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी भेंट उपलब्धि तब तक प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि उसने राष्ट्रपति से सहमति ना ले ली हो। इस तरह से अनुच्छेद 18 हो गया। अनुच्छेद 19 में आ जाइए। आर्टिकल 19 कहता है वाक स्वातंत्र। वाक स्वतंत्र कहते हैं एग्जैक्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच। वाक मीन्स बोलना, फिर स्वातंत्र मीन्स होता है स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन वो आर्टिकल है ये आर्टिकल 19। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को अधिकार होगा किस किस बात का। 6 बातें बताई गई हैं। पहली बात है वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का कोई भी व्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकारी है। पहली बात कही गई है किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो बोल सकता है और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है। दूसरी बात कही कि किसी भी व्यक्ति नहीं बल्कि सभी नागरिक की बात होगी इसमें आर्टिकल 19 में। सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार होगा। तीसरी बात कह दी सभी नागरिकों को संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार होगा। चौथी बात कह दी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, कहीं पर भी आप पूरे भारत में जा सकते हैं, टहल घूम सकते हैं, सारे नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है। पांचवी बात कह दी कि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को किसी भी भाग में बस जाने और उसमें निवास करने का अधिकार है, निवास करने और वहाँ बस जाने का अधिकार है पूरे भारत में कहीं भी। छठी और आखिरी बात कह दी गई है कि किसी भी नागरिक को कोई भी प्रोफेशन, कोई भी वृत्ति या उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। ये सारे अधिकार प्राप्त हैं आपको, मगर इस तरह से इन अधिकारों का आप प्रयोग करेंगे कि भारत की प्रभुता और अखंडता मतलब किसी भी तरह से दूषित ना हो, किसी भी तरह से उस पर असर ना पड़े, किसी भी व्यक्ति की गरिमा पर असर ना पड़े, किसी भी हमारे देश की गरिमा पर असर ना पड़े। और जहाँ तक ये निर्बाध आवाज संचरण का संबंध है तो आदिवासी लोगों की मर्यादाओं को, उनके स्वतंत्रता को, उनकी एकांतता को ध्यान में रखकर ही आप पूरे देश में भ्रमण करने के लिए, संचार करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब किसी को भी आप चोट पहुंचाकर आपकी स्वतंत्रता, पहले भी कहा गया हर व्यक्ति को वहां तक स्वतंत्रता है जहां तक वो दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए। इस तरह से ये जो आर्टिकल 19 था वो आपका कंप्लीट हो गया। फिर आप आ जाइए आर्टिकल 20 में। क्या कहता है आपका अनुच्छेद 20, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या मतलब है इसका? पहली बात, पहला पॉइंट बताया गया है, पहला उपनुच्छेद बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य ना किया हो जो कि उस समय प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण करता है। कहने का मतलब है जो भारत या कहीं पर भी प्रवर्तित विधि हो जो चल रही हो, अगर वो विधि के उल्लंघन में कोई कार्य करता है तभी उसको अब किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरी बात कह दी गई कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये जो दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 2 का, उपनुच्छेद 2 है, ये एग्जैक्टली सीआरपीसी की धारा 300 से संबंधित है। वहाँ पर भी कहा गया है, धारा 300 सीआरपीसी की कहती है कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का दोबारा विचारण नहीं होगा। इसलिए दोनों को कोरिलेट करके पढ़िएगा। वहाँ पर भी हमने सीआरपीसी चूंकि आपको पढ़ा दी है
बहुत सारे केस लॉज वहाँ भी दिए हैं और यहाँ भी हम आपको फिर से रिमाइंड करा देंगे कि कौन कौन से केस लॉज इस अनुच्छेद 20 से संबंधित है। फिर तीसरी और आखिरी बात कही गई कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी पे जो आपका सेवी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला था, इसी जो अनुच्छेद 20 का उपअनुच्छेद 3 है, इसी के आधार पर जो नार्को टेस्ट है उसको मनाही कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ने। नार्को टेस्ट सेवी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 का केस है ये। इसमें कहा था कि चूंकि नार्को टेस्ट के हिसाब से क्या होता है, व्यक्ति अर्ध चेतन अवस्था में चला जाता है, वो उसके सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं होती है और उस वक्त वो क्या कर सकता है, अपने विरुद्ध सक्षम साक्षी हो जाता है। तो इस अनुसार वो क्या करता है, अपने विरुद्ध साक्ष्य देता है। इसीलिए चूंकि ये मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, इसलिए नार्को टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कहने का मतलब है कि कोई भी अभियुक्त व्यक्ति है तो उसको इस तरह से आप बाध्य नहीं कर सकते, विवश नहीं कर सकते वो अपने ही विरुद्ध साक्ष्य दे, अपने विरुद्ध गवाही दे। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय है, सुश्री पी बनाम उत्तराखंड राज्य या AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये एग्जैक्टली मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 504, 506 से संबंधित था। और इसमें हुआ क्या था, जो मजिस्ट्रेट का न्यायिक मजिस्ट्रेट था, उसने 504 और 506 के अंतर्गत दोष मुक्त कर दिया था व्यक्ति को। हालांकि उसको 376 धारा का विचारण की अधिकारता नहीं थी, तो उसने उस मामले में उन्मोचित कर दिया व्यक्ति को और 504 506 के अंतर्गत दोष मुक्त कर दिया। दोष मुक्त करने के बाद जो थे ये लोग, जो राज्य था उसने अपील कर दी। अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि अगर एक बार दोष मुक्ति हो गई है किसी व्यक्ति को, तो उन्हीं मामलों के आधार पर आप उसका दोबारा विचारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत भी गलत है, मौलिक अधिकारों का हनन है, और CRPC की धारा 300 के अंतर्गत भी न्याय के हित में नहीं है। फिर एक, चूंकि अभी हमने आपको सेक्शन 19 पढ़ाया, उससे संबंधित एक केस लॉ है। आगे हालांकि अगले टर्न पर हम 21 और 21 से लेकर 25 तक पढ़ाएंगे सेक्शंस। तो ये इम्पोर्टेंट केस था, हमने कहा यहाँ आपको पढ़ा दें। ये एग्जैक्टली निर्णय जो ये मामला था बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था 2022 में। एशात शिफा बनाम कर्नाटक राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें एग्जैक्टली विवाद ये उठा था कि विद्यालयों एवं कॉलेजों में जो कर्नाटक राज्य में हिजाब पहनने के लिए जो छात्राओं का आना, ये मौलिक अधिकार है या नहीं। तो ये मसला असल में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पास गया। पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्या किया, सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 न्यायाधीश थे इस मामले को देख रहे थे कि हिजाब पहनना मुस्लिम धर्म के अनुसार मौलिक अधिकार है कि नहीं है। तो इस पर पूरी तरह से, हालांकि अभी अनुच्छेद आगे पढ़ाएंगे तब आप क्लियर और समझ जाएंगे बात को। तो इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट के थे, दो न्यायाधीशों की पीठ थी, 2 लोगों की बेंच थी, और दोनों के ही निर्णय एक दूसरे के विरुद्ध थे। इसलिए इस मामले को अभी भी जारी रखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ी बेंच के बाद विधायक पीठ के पास ये निर्णय अभी भी विचाराधीन है, निर्णय अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ये केस। फिर इसमें हमने कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस अभी हमने सुश्री पी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य 2022 ये तो पढ़ा दिया, ये अनुच्छेद 22 से संबंधित है, हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। दूसरा एक और है चंडी पुलिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये एग्जैक्टली CRPC की धारा 300 से, अभी हमने बताया था 300 से संबंधित है।
इस केस चंडीपुलिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 2022 में भी यही कहा गया है कि अगर एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्ति हो गई है किसी व्यक्ति को, तो उन्हीं बातों के आधार पर, उन्हीं तथ्यों के आधार पर दोबारा विचारण उस व्यक्ति का नहीं होगा। फिर सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस, ये एग्जैक्टली सुप्रीम जो CRPC धारा 319 है कि अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्ति के लिए का विचारण किया जा सकता है, उससे संबंधित है, हालांकि यहाँ से संबंधित नहीं है। फिर हमने ये अपना नंबर दे दिया आपको 9450770672, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप संपर्क करके कोई असुविधा होने पर हमसे टैली कर सकते हैं कोई भी बात। चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप डायरेक्ट डालें @law classes by फिरोज सर, आप हम तक पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सारी। अभी तक हम आपको CRPC कंप्लीट दे चुके हैं, CRPC की प्लेलिस्ट दे चुके हैं, एविडेंस एक्ट पूरा दे चुके हैं प्री प्लस मेंस पे, और ये अब IPC दे चुके हैं पूरा, प्लेलिस्ट भी दी है, और एक दिन में भी पूरे सब्जेक्ट पढ़ा के दिए हमने कि पूरे दिन में, अगर एक ही दिन में आपको पूरा सब्जेक्ट करना है तब भी आप हमारे कंप्लीट CRPC, कंप्लीट IPC, कंप्लीट एविडेंस एक्ट पर चले जाइए। कोई असुविधा होने पर हमसे संपर्क करिए। ये जो हम मैटर दे रहे हैं कंप्लीट मैटर है प्रीलिम्स प्लस मेंस के आधार पर। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी, मेंस की कर रहे हैं तब भी, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी, चाहे आप LLB कर रहे हो तब भी मैटर पर्याप्त है, और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडिया का कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम हो, चाहे PCSJ हो, HJS हो, APU हो, सारे लोगों के लिए पर्याप्त मैटर है, कंप्लीट मैटर है। सारे वीडियोस आप जो भी हमारे पाएंगे यूट्यूब पर, सब पर हमने हैंड रिटन नोट्स की PDF लगा रखी है। वीडियो जैसे आप चलाएंगे मोर लिख के आएगा, टच करिए, वीडियो PDF खुल जाएगा, PDF में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और बेहतर तरीका ये है, इसकी हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए, फिर हमारा वीडियो देखिए। ना समझ में आए 2-1 बार रिपीट कर दीजिए, फिर भी ना समझ में आए तो हमसे संपर्क करिए। ये कंप्लीट मैटर है हर प्रतियोगी व्यक्ति के लिए, इसलिए इस मैटर को आप सारे साथियों को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हम जो भी चीज़ डालेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएगी, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह से ही कंप्लीट मैटर है, और आप सारे अपने साथियों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।